महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के साथ एक नाटकीय प्रसंग उभर कर आया। लेकिन चूंकि हम कहानियों की जगह इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, यहां सिर्फ खास बातें बता देते हैं। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार सिंहासन कभी खाली नहीं रहता। इसीलिए एक महाराणा की मृत्यु के बाद अगला महाराणा तुरंत सिंहासन पर बैठता है और इस वजह से अंतिम संस्कार में नहीं जा पाता। मेवाड़ के सामंतों को शायद पता नहीं था कि राणा उदय सिंह अपना युवराज जगमाल को बना चुके हैं, तो उनकी उम्मीद थी कि प्रताप सिंहासन पर बैठे होंगे। लेकिन प्रताप को स्मशान में पाकर उन्हें काफी हैरानी हुई, क्योंकि अधिकांश सामंत पहले से ही प्रताप के पक्ष में थे। तो राणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार के बाद सभी सामंतों की सहमति से 28 फरवरी सन 1572 के दिन प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। इस तरह से सन 1572 में कुंवर प्रताप सिंह बन गए थे महाराणा प्रताप सिंह प्रथम। जाहिर सी बात है कि जगमाल नाराज था और इसीलिए वो मौका पाते ही अजमेर चला गया मुगलों की शरण में। हम आगे चलकर देखेंगे कि जगमाल का क्या हुआ। इस समय महाराणा प्रताप के सामने कई समस्याएं थीं। जगमाल और शक्ति सिंह पहले ही मुगलों से मिल चुके थे। मुगलों के हमलों से मेवाड़ राज्य जर्जर हो चुका था। आधा मेवाड़ तो पहले ही मुगलों की बलि चढ़ चुका था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गढ़ थे चित्तौड़ और मांडलगढ़। राणा प्रताप ने खुद को कुंभलगढ़ में स्थापित किया और मेवाड़ के बिखरे हुए राज्य को संवारना शुरू कर दिया। सन 1572 में मुगलों ने बंगाल और गुजरात पर एक साथ हमला किया और इस तरह से पहली बार मुगल साम्राज्य समुद्र तक पहुंच पाया। ये दोनों ही संघर्ष काफी लंबे चलने वाले थे, क्योंकि तब मुगलों के पास ढंग की नौसेना नहीं थी। अगर नौसेना बनाने भी जाते तो पुर्तगाली उसे पनपने नहीं देते, जो तब तक हिंद महासागर पर पूरी तरह से छा चुके थे। सन 1537 में पुर्तगालियों द्वारा गुजरात सुल्तान बहादुर शाह की हत्या के बाद गुजरात सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। सौराष्ट्र के स्थानीय राजा सुल्तान के हाथ से छूट गए थे और उन्होंने सन 1551 में मिठोई के युद्ध में गुजरात सुल्तान महमूद शाह तृतीय को उसके तोपखाने समेत हरा दिया। महमूद शाह के बाद तीसरा अहमद शाह और उसके बाद तीसरा मुजफ्फर शाह गुजरात सुल्तान बना। जुलाई सन 1572 में अकबर अहमदाबाद पहुंचा और आखिरी गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय को पकड़ लिया गया। अकबर ने एक साल गुजरात में रुककर वहां मुगलों को अच्छे से स्थापित किया। पुर्तगालियों की समुद्र में शक्ति देखते हुए उसने पुर्तगालियों से संधि वार्ता शुरू की और यह संधि वार्ता लगभग एक दशक तक चली। सौराष्ट्र कठियावाड़ के राजा उस समय के लिए तो अकबर के सामने नतमस्तक हो गए। इसी दौरान अकबर ने उत्तरी सिंध पर भी अधिकार कर लिया। मालवा 10 साल पहले ही सन 1562 में मुगलों के हाथों में चला गया था और मेवाड़ के दो सबसे घनिष्ठ मित्र बूंदी का हाड़ा राज्य और सिरोही मुगलों के आगे विवश होकर उनके अधीन हो चुके थे। तो सन 1573 आते आते मेवाड़ चारों तरफ से मुगलों से घिर चुका था और इसी दौरान अकबर ने मेवाड़ से शांति वार्ता भी शुरू की। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि अकबर ने एक के बाद एक 4 शांति प्रस्ताव मेवाड़ भेजे। पहला शांति प्रस्ताव सितंबर सन 1572 में जलाल खान कोरची के जरिए भेजा गया। दूसरा शांति प्रस्ताव जून सन 1573 में आमेर के तब के राजकुमार मान सिंह के मार्फत भेजा गया, जिसका कि किस्से कहानियों में बड़ा ही रंगा ढंगा के वर्णन मिलता है, पर इतिहास की नजरों में वह उन 4 शांति प्रस्तावों में से केवल एक था। तीसरा शांति प्रस्ताव गुजरात विजय के बाद अक्टूबर सन 1573 में मान सिंह के पिता आमेर के कछवाहा राजा भगवंत दास के हाथों भेजा गया। चौथा और आखिरी संधि प्रस्ताव दिसंबर सन 1573 में राजा टोडरमल के हाथों भेजा गया। लेकिन चारों तरफ से मेवाड़ को घेर लेने के बावजूद अकबर ने राणा प्रताप को इतने मौके आखिर क्यों दिए? अकबर ने अपने दादा बाबर के अनुभवों से और खुद के अनुभवों से यह बात अच्छी तरह से समझ ली थी कि राजपूतों से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। उसकी राजधानियां आगरा और फतेहपुर सीकरी कभी भी आसानी से राजपूत हमलों का शिकार हो सकती थी और इसमें कोई शक नहीं है कि चित्तौड़ के कत्लेआम से अकबर की भारी बदनामी हुई होगी। अकबर केवल हमलावर होता तो बात और थी, पर अकबर को तो भारत में राज करना था। इसीलिए उसके लिए यह बहुत जरूरी था कि वो खुद की छवि जल्द से जल्द सुधारे। मेवाड़ जैसे सम्मानित राज्य के साथ किए गए चित्तौड़ के पाप को धोने के लिए अकबर ने रणथंभौर की जीत के बाद
राजपूत राज्यों से जोर जबरदस्ती करना बंद कर दिया। सन 1570 के नागौर दरबार से उसकी राजपूताने पर पकड़ मजबूत हो गई थी। फिर भी उसको यह समझ में आ गया था कि राजपूत राज्यों को उचित सम्मान देना ही पड़ेगा। दूसरी एक खास बात, मेवाड़ यदि इसी तरह से स्वतंत्र बना रहता और अगर चंद्रसेन राठौड़ हथियार नहीं डालते तो इसका असर न सिर्फ राजपूताने पर होता बल्कि उसके पड़ोस में गुजरात पर भी होता, जिसे अकबर ने बड़ी मुश्किल से जीता था और जहां मुगलों की स्थिति कोई बहुत स्थिर नहीं थी। और अकबर का यह अंदाजा बिल्कुल सही भी साबित हुआ, यह हम आगे चलकर देखेंगे ही। अकबर दोहरी चाल चल रहा था, एक जुआ खेल रहा था। आप देख रहे होंगे कि 4 में से 3 प्रस्ताव अकबर ने बड़ी होशियारी से हिंदुओं के हाथों भिजवाए थे। यदि महाराणा प्रताप मुगलों के अधीन हो जाते तब तो किस्सा ही खत्म हो जाता, लेकिन अकबर चाहता था कि प्रताप किसी हिंदू राजा की बेइज्जती कर दें, जिससे एक तीर से 3 शिकार हो जाएं। पर इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए और इसीलिए कहानियां चाहे कुछ भी कहती रहें, सभी शांति प्रस्तावों को महाराणा प्रताप ने बड़ी समझदारी से, बड़ी नम्रता के साथ ससम्मान शांतिपूर्वक लौटा दिया। किसी का भी अपमान नहीं किया। नागौर के दरबार में भी राणा उदय सिंह नहीं गए थे और फिर 4 संधि प्रस्तावों को लौटा दिया गया। अकबर दुनिया को यह दिखाता रहा कि देखो, हमने इतनी बार शांति की बात की पर खुद महाराणा प्रताप नहीं मान रहे हैं। तो अब अकबर के पास मेवाड़ पर हमले का एक अधूरा सा बहाना था और अकबर की यही दुविधा महाराणा प्रताप की पहली सफलता थी। अकबर इस वक्त मेवाड़ पर हमला करके आ बैल मुझे मार नहीं कर सकता था। कंदहार पर पहले ही सन 1556 में ईरान के सफवी शाह ने कब्जा कर लिया था। काबुल में अकबर के सौतेले भाई ने लगभग आजादी से राज करना शुरू कर दिया था। उससे थोड़ा आगे पेशावर और खैबर के क्षेत्र में पश्तूनों के बीच एक रोशनिया नाम का आंदोलन जड़ पकड़ रहा था। हालांकि फिलहाल वो उग्र और हिंसात्मक नहीं हुआ था, पर वहां देर सवेर जंग तय थी। सिंध और गुजरात में स्थिति कुछ नाजुक ही थी। राजपूताने को कैसे बस में किया था, यह अकबर की आत्मा ही जानती थी। ऊपर से चंद्रसेन ने नाक में दम कर रखा था। बिहार और बंगाल में एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए अफगानों से खूनी संघर्ष करना पड़ रहा था। महाराणा प्रताप अपने पिता की तरह ही दूरदर्शी थे। वो समझ गए थे कि अब मेवाड़ विजय अकबर के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। तो अकबर अभी चुप बैठने वाला नहीं था। हमले का पूर्वानुमान लगाते हुए राणा प्रताप ने पहले से ही अच्छे से तैयारी कर ली थी। राणा की भीलों से अच्छे से मैत्री थी ही, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि भील 500 साल बाद भी आज तक महाराणा प्रताप का भगवान की तरह सम्मान करते हैं। और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक मैत्री शुद्ध और निष्कपट न हो। फिर प्रताप ने अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए अफगानों से दोस्ती बनाए रखी। हकीम खान सूर के नेतृत्व में अफगान महाराणा प्रताप के साथ हो लिए। चित्तौड़ की लड़ाई के लिए राणा उदय सिंह ने कालपी से 1000 अफगान बंदूकची बुलवाए थे। वो सब तो शहीद हो गए थे, पर अफगान बड़ी तादाद में प्रताप के साथ थे और हकीम खान सूर और अफगान बंदूकचियों से महाराणा प्रताप को काफी उम्मीदें थीं। जैसे जैसे युद्ध नजदीक आता गया, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में दुश्मनों के स्वागत के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए। मुगलों के रास्ते में पड़ने वाले खेतों को उजाड़ दिया गया ताकि मुगल लश्कर को रसद पानी न मिल सके, यानी स्कॉच्ड अर्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रास्ते में जगह जगह मुसीबतें खड़ी की गईं और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़ाई का मैदान भी राणा प्रताप ने ही चुना, हल्दी घाटी का दुर्गम दर्रा।